वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। स्टार्ट करेंगे हम लोग का लेक्चर नंबर 47। इसके पहले लेक्चर नंबर 46 में हम लोग ने CAPM मेथड का यूज़ करके के कैसे निकालते हैं वो सीखा था। एंड उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस है वो सारी की सारी चीज़ हम लोग ने सॉल्व की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक वी डिड क्वेश्चन नंबर 8, 9, 13 एंड 15। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सॉल्व किया था। आगे के सेशन में बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 47 में। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 47 में बढ़ने से पहले वी डिस्कस सम नोट्स, और वो जो नोट्स है वो क्वेश्चन स्पेसिफिक नोट्स है। वो पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर? यस, एवरीथिंग इज क्लियर। And the one thing, if you are new to this lecture, you can join the Google Classroom where all the materials will be available there on करके। चलो, तो लेक्चर नंबर 47 इज ऑल्सो अबाउट द वैल्यू ऑफ शेयर। आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, बट जो वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है वो निकालना है बाय यूजिंग एक्सपेक्टेड यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड यील्ड एंड द एक्चुअल यील्ड? देखो, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल ये वर्ड पे फोकस करो। यील्ड इज नथिंग बट द परसेंटेज और यील्ड इज नथिंग बट द रिटर्न। यील्ड का मतलब मैंने आपको म्यूचुअल फंड में बताया था, यील्ड मतलब कुछ नहीं होता, रिटर्न होता है। ठीक है। तो रेट को हम लोग दूसरे वर्ड में यील्ड बोलते हैं, यानी एक्चुअल में जो हो रहा है वो रेट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? अगर कोई कंपनी आपसे पैसा मांग रही है तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप इतना पैसा अगर लेट सपोज किसी कंपनी ने आपसे 100 रुपीज़ मांगा तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मुझे 10 या 11% की अर्निंग होनी चाहिए। ये इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है। बट एक होता है एक्चुअल साइड कि कंपनी ने आपसे 100 रुपीज़ ले तो लिया, बट एक्चुअली में अर्न करके कितना दे रही है वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो होगा ये कि कंपनी हमसे आके पैसा मांगेगी, ठीक है, 100 रुपीज़ मांगेगी, बट एज एन इन्वेस्टर हम लोग को क्या सोचना है कि एक्सपेक्टेशन तो मेरी 10% है। ठीक है। कंपनी के हिसाब से, कंपनी का जो डेटा है उस हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन 10% का है, बट कंपनी 10% अर्न नहीं कर रही है, कंपनी अर्न कर रही है 4 या 5%। तो मैं उसको पैसा भी तो उसी हिसाब से दूंगा, मैं थोड़ी उसका वैल्यूशन ज़्यादा करके दूंगा। अगर कंपनी हम लोग से 100 रुपीज़ मांग रही है यानी एश्योरिटी दे रही है कि इन्वेस्टर यू कैन एक्सपेक्ट 10% ऑफ अर्निंग। ठीक है। कंपनी हम लोग से 100 रुपीज़ मांग रही है और बोल रही इन्वेस्टर यू कैन एक्सपेक्ट, हाउ मच यू कैन एक्सपेक्ट? यू कैन एक्सपेक्ट 10% ऑफ अर्निंग। बट इन रियलिटी जो कंपनी है वो 10% अर्न करके नहीं दे रही है, वो 4% ही दे रही है। तो क्या हम लोग एज एन इन्वेस्टर्स को 100 रुपीज़ पूरा देंगे क्या? नहीं। अगर आप 4% अर्न करके दे रहे हो तो आप 4% के हिसाब से प्राइस चेक करो, 4% के हिसाब से वैल्यूशन करो। तो बस इसी चीज़ को हम लोग को डील करना है। अगर मैं इसी को सॉल्व करके बताऊँ, कंपनी 100 रुपीज़ मांग रही है और बोल रही है कि इन्वेस्टर यू कैन एक्सपेक्ट 10% ऑफ अर्निंग, आर कंपनी विल प्रोवाइड दैट मच ऑफ अर्निंग। ऐसा कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रही है और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव बोल रहा है। बट एक्चुअल में जो कंपनी अर्न कर रही है वो 4% ही अर्न कर रही है। तो उस 4% के लिए हम लोग को कंपनी को कितना देना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 4% डिवाइड बाय 10% इज नथिंग बट ₹40। तो जो कंपनी है उस कंपनी का वर्थ जो है, वैल्यू ऑफ इक्विटी है, वो 40 रुपीज़ है। यानी एज एन इन्वेस्टर मैं उसको 40 रुपीज़ ही दे सकता हूँ अगर मैं एक्चुअल यील्ड के हिसाब से उस कंपनी का वैल्यूएशन करूँ। तो यही आपका पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का नटसेल मैंने बता दिया। जो मेन अब बात चलेगी कि ये एक्सपेक्टेड यील्ड कैसे निकाले और ये एक्चुअल यील्ड कैसे निकाले, इसके ऊपर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। एंड जैसे हम लोग को एक्सपेक्टेड यील्ड मिल गया, एक्चुअल यील्ड मिल गया, उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कंसेप्ट नोट्स में जाके। सी, वैल्यू ऑफ इक्विटी करना है बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल यील्ड। दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने बता दिया। एक्चुअल यील्ड इज नथिंग बट कंपनी जो एक्चुअल में अर्न कर रही है उसके हिसाब से कंपनी का यील्ड रेट क्या है उसको बोलेंगे एक्चुअल रेट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। एक्सपेक्टेड यील्ड मतलब एक्चुअल बेसिस पे नहीं, देयर आर सर्टेन नॉर्मल रिटर्न, कुछ प्रीमियम के बेसिस पे। जो एक इन्वेस्टर होता है वो सोचता है कि ठीक है, अगर कंपनी का ये रेशियो इतना होगा तो मैं उसके ऊपर इतना उसको प्रीमियम चार्ज करूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन इट शुड बी एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब देखो, एक्चुअल रेट इज नथिंग बट रेट ऑफ अर्निंग विच कंपनी इज एक्चुअली अर्न। एंड अगर आपको एक्चुअल रेट इन परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकलेगा? जो भी इनकम है उसको डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब जो एक्चुअल यील्ड निकालने का तरीका होता है, वो क्या होता है? जस्ट 1 सेकेंड। ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है। तो मैं बोल रहा था, अगर आपको निकालना है एक्चुअल यील्ड
परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, वो ठीक है। एक्चुअल यील्ड अगर इक्विटी के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इक्विटी वालों को जो भी इनकम होगी, इक्विटी वालों ने कितना पैसा दिया, बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल वालों ने कितना पैसा दिया। रेट निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम डिवाइड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो उनका जो भी इनकम होगा उसको डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। अब ये जो इनकम है, एक्चुअल यील्ड निकालने के लिए क्वेश्चन में जो इनकम कंसीडर करने का क्राइटेरिया दिया होगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे इनकम को लेके आपको बेस निकालना है एक्चुअल यील्ड, या फिर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका कितना परसेंटेज लेना है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसका कितना परसेंटेज लेना है। ये डिपेंड करता है जो इन्वेस्टर है उसके डिपेंड, ठीक है, उसके मोड पे कि उसको डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कितना कितना परसेंटेज लेके यील्ड को निकालना है, विच इज योर एक्चुअल यील्ड। तो एक बार आपका एक्चुअल यील्ड निकल गया, अब एक्सपेक्टेड की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड यील्ड इज नथिंग बट कोई भी नॉर्मल रिटर्न। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने जाऊं तो नॉर्मल मुझे मार्केट में 9% मिलेगा। तो ये एज ए इन्वेस्टर का एकदम नॉर्मल रिटर्न होता है कि नॉर्मली तो इतना मैं अर्न कर लूंगा। तो इन्वेस्टर बोलता है ठीक है, एक नॉर्मल रिटर्न चाहिए प्लस मुझे प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा। अब प्रीमियम क्यों चार्ज करना पड़ेगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो इन्वेस्टर है जब आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने आ रहा है तो वो बोलता है कि इस कंपनी में मुझे नॉर्मल रिटर्न जो दे रहा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस मैं ना कुछ रेशियोज चेक करूंगा। ये कौन बोल रहा है? इन्वेस्टर बोल रहा है। इन्वेस्टर बोल रहा है मैं ना कुछ रेशियोज निकालूंगा, अगर वो रेशियो मेरे क्राइटेरिया में फिट हुआ है तो ठीक है, फिर मैं कोई भी प्रीमियम नहीं लूंगा। मैंने अगर रेशियो निकाला, अगर वो मेरे क्राइटेरिया में फिट हो गया तो मैं कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन मैंने जो रेशियो निकाला अगर वो मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं हुआ तो मुझे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, लेट सपोज एक नॉर्मल सा रेशियो निकाला, मैंने बोला कि मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो 15% होना चाहिए, ये मेरा क्राइटेरिया है उस कंपनी के लिए, एंड उस कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो 20% आ गया तो हम लोग का ठीक है, कंपनी में रिस्क नहीं है, मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मैं जो मार्केट में नॉर्मल रिटर्न चाहिए उतने पे लेके मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट अगर नेट प्रॉफिट रेशियो 15% ना हो के 10% हो गया, कितना हो गया? 10%, तो मैं बोलूँगा अब इस चीज़ के लिए मैं कुछ ना कुछ तो प्रीमियम चार्ज करूंगा, और वो कितना प्रीमियम चार्ज करूंगा वो आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है। सो बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया एड प्रीमियम ओनली व्हेन क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं है उसी केस में आपको प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, अगर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे मिलता है तो उसको हम लोग फिक्स डिविडेंड बोलते हैं, एंड अगर डिविडेंड इक्विटी शेयर पे मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिविडेंड। ये तो आपको पता ही होगा। अब दो रेशियोज पढ़ लेते हैं। ये जो रेशियो है, आपने रेशियो एनालिसिस आपके सी इंटर में आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए रेशियोज हमको पढ़ना है। सो दैट क्वेश्चन में यही रेशियो दिया है जो मैंने बोला ना, कुछ रेशियोज के बेसिस पे। सो दिस रेशियोज आर द क्राइटेरिया फॉर दैट एक्सपेक्टेड यील्ड करके। तो पहला रेशियो होता है इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज क्या बोलना चाहता है कि मेरा जो इंटरेस्ट का खर्चा है और जो फिक्स डिविडेंड का खर्चा है उसको कमाने के लिए कंपनी कितना अर्न कर रही है। ठीक है, अगर मेरा 1 रुपीज़ का फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड का खर्चा है तो उसके बदले में कंपनी कितना अर्न कर रही है। तो ये देखो, इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट। आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। एग्जांपल, कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही आप क्या बांटोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप प्रेफरेंस का डिविडेंड बांटोगे, यानी फिक्स डिविडेंड। फिक्स पेमेंट डिवाइड बाय सकलो। आप समझो कि फिक्स पेमेंट अगर मुझे करना है उसके लिए कंपनी कितना अर्न कर रही है। तो लेट सपोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 100 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ रख लो, एंड कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे कर रही है 100 रुपीज़। ठीक है, एंड कंपनी ने जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया वो 200 पे किया। तो कंपनी के जेब से जो ईच ईयर फिक्स पेमेंट जाना है वो कितना जाना है? एक तो 100 इंटरेस्ट का 100 रुपीज़ जाएगा प्लस 200 प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, तो बोलूँगा 300 के आसपास पेमेंट जाने वाला है फिक्स। अब इस फिक्स डिविडेंड को कमाने के लिए, इस फिक्स डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए कंपनी कितना अर्न कर रही है? सो कंपनी इज अर्निंग 1000 रुपीज़, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो, प्लस ये इंटरेस्ट भी तो अर्न किया है तभी तो ये पे कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1000 कमाया प्लस 100 का जो इंटरेस्ट है वो आएगा, डिवाइड बाय 100 प्लस 200। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर क्या आएगा? 1100 डिवाइड बाय 300। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट इज 1100 डिवाइड बाय 300 विच इज नथिंग बट 3.67। तो इट विल बी 3.67। इसका मीनिंग क्या निकलता है 3.67 का? इंटरप्रिटेशन है, अगर मेरा 1 रुपीज़ का खर्चा है फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करने में तो उसके बदले में कंपनी कितना अर्न कर रही है? 3.67। तो आप खुद सोच के बताओ, ये रेशियो कम आना चाहिए कि ज़्यादा आना चाहिए?
यानी 1 रुपए के खर्चे के लिए मैं अगर ज़्यादा कमा रहा हूँ वो अच्छी बात है, या 1 रुपए के लिए खर्चे के लिए मैं कम कमा रहा हूँ वो अच्छी बात है? सीधी सी बात है, जितना ये रेशियो ज़्यादा आएगा उतना कंपनी के लिए बेटर होगा। अगर ये रेशियो लेट सपोज ये ना आके 6 आया तो इसका मीनिंग क्या है, 1 रुपीज़ का फिक्स्ड और प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी इज अर्निंग हाउ मच, कंपनी इज अर्निंग 6 रुपीज़। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जितना ये ज़्यादा रेशियो आएगा, जितना ये कवरेज रेशियो ज़्यादा आएगा उतना बेटर होगा। इसको हम लोग कवरेज रेशियो बोलते हैं कि 300 रुपीज़ कवर करने के लिए, एक्सपेंस को कवर करने के लिए कंपनी इज अर्निंग 1100 रुपीज़ का समवेयर, एंड इन 1 रुपीज़ के फॉर्म में इट इज़ 1 रुपीज़ का कवर करने के लिए कंपनी इज अर्निंग 3.67। तो रेशियो जितना ये ज़्यादा आएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये आपका हो गया दिस थिंग। इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज हायर इज गुड, पैट प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिबेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको क्या करना है, एक बार जस्ट वीडियो पॉज करके इतना आप रीड कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना रीड कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिर ये होने के बाद ये वाला रीड करो, एंड देन यहाँ तक, ठीक है। रीड कर लिया। अब देखो सेकेंड रेशियो है कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा सीए इंटर में। इसका एकदम सिंपल सा मतलब है फिक्स कैपिटल ऊपर रखना, वेरिएबल कैपिटल नीचे रखना। अब फिक्स कैपिटल में क्या आता है, डिबेंचर आ गया, प्रेफरेंशियल कैपिटल आ गया, एंड वेरिएबल में क्या आ जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड। जो पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है वो आपका वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट फिक्स है, डिवेंचर भी फिक्स है, जब आप रीपे करोगे तभी जाएगा। तो ये रेशियो क्या बताता है कि 1 रुपीज़ का जो कैपिटल है उसके बदले अपने 1 रुपीज़ का जो वेरिएबल कैपिटल है उसके बदले अपने कितना फिक्स पोर्शन का कैपिटल बोरो करके रखा है। क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड होता है ये कंपनी का पैसा होता है, एंड ये जो फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स होते हैं ये बाहर वालों के पैसे होते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपको पे करना पड़ेगा, बट इक्विटी में एक बार पैसा गया तो पे करने की जरूरत नहीं, या तो कंपनी लिक्विडेट करो या तो सेकेंडरी मार्केट में सोल्ड ऑफ करो। तो ये कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या बता रहा है, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। चलो, और ये लोअर गुड क्यों होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। लेट्स सपोज जो फिक्स फंड है, मैं आपको 3 सिनारियोज बताता हूँ। एक हो गया फिक्स वाले फंड, एक हो गया वेरिएबल वाले फंड। फर्स्ट सिनारियो, सेकेंड सिनारियो, थर्ड सिनारियो, ठीक है। एक केस में फिक्स फंड 100 रुपीज़ है, वेरिएबल फंड 200 है। सेकेंड में फिक्स फंड 150 है, फिर 150 है, एंड फिर इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फिक्स फंड डिवाइड बाय 200, फिक्स फंड डिवाइड बाय वेरिएबल फंड करेंगे, यानी 100 डिवाइड बाय जब आप 200 करोगे तो आंसर आएगा 0.5, इसका आंसर 1 आएगा और इसका आंसर 2 आएगा। अब आप इसका इंटरप्रिटेशन समझो। क्या समझो, इंटरप्रिटेशन। अगर 1 रुपीज़ का मैंने इक्विटी में पैसा रखा है तो 0.5 पैसा कहाँ पे, फिक्स्ड फंड वाले में। यानी कल के डेट में अगर लोग मुझसे पैसा मांगने आ भी गए तो वो सिर्फ मुझसे 0.5 मांग के लेके जाएंगे, विच इज़ ओके, चलेगा। 1 रुपये इक्विटी से पैसा यूज़ कर रहे तो 0.5 हम लोग फिक्स वाला फंड यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे सेम हो गया, अगर 1 रुपीज़ इक्विटी से फंडेड है तो 1 रुपीज़ बाहर वाले फिक्स से फंडेड है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 रुपीज़ अगर इक्विटी से फंडेड है तो बाहर वाले से जो फंडिंग है वो 2 रुपीज़ की है, विच इज़ नॉट दैट मच ऑफ गुड। जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, उसके अंदर ज़्यादा पैसा किसका होना चाहिए, इक्विटी वालों का होना चाहिए कि बाहर वालों का होना चाहिए। अगर इक्विटी वालों का होगा तभी तो इक्विटी वालों के कंट्रोल में होगा। बाहर वालों का ज़्यादा पैसा हो गया, फिक्स्ड फंड वालों का हो गया, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है पता है, अगर ये अपना पैसा मांगने आ जाए 2 रुपीज़ का 2 रुपीज़, तो कंपनी के पास होना भी तो चाहिए वो देने के लिए। थर्ड प्रॉब्लम इज दे आर फिक्स फंडिंग थिंग, तो इनको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड पे प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल वो नॉन क्यूमुलेटिव वाला हो, मतलब जिसके ऊपर प्रेफरेंस नहीं देंगे तो चलेगा, वो लॉस वाला कंडीशन, तो वो तो बहुत कम रेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर्स भी डिविडेंड फिक्स है, जाएगा ही जाएगा, कंपनी में कमाई हो या ना हो, एंड इंटरेस्ट का खर्चा भी जाएगा ही जाएगा, कंपनी में कमाई हो या ना हो, तो दोनों को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो कंपनी लॉस में जाएगी ही जाएगी, ठीक है। हालांकि पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकलता है, फिर इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, बट इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आपको कंपनी लिक्विडेट करना पड़ेगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड वाले भी पैसा मांगेंगे, बट क्या इक्विटी वाले मांगते हैं क्या डिविडेंड? नहीं, इक्विटी वाले क्या बोलते हैं, पहले सबको बांट दो, फिर जो बच जाएगा उसमें से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप खुद आप सोचना, ये रेशियो ज़्यादा होगा तो अच्छा है या फिर कम होगा तो अच्छा है। यानी किसी कंपनी में इक्विटी वालों का पैसा ज़्यादा होना चाहिए और डेट वालों का पैसा कम, ये वाला सीन अच्छा है, या फिर इक्विटी वालों का पैसा कम और डेट वालों का पैसा, बाहर वालों का पैसा ज़्यादा? सीधी सी बात है,
इक्विटी वालों का पैसा ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू फिक्स्ड फंड, क्योंकि फिक्स्ड फंड में आपका फिक्स पेमेंट जाएगा और ये सारी चीज़ जाएगी तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रॉफिट हुआ तो चलेगा, दे विल बियर द लॉस, दे आर रेडी फॉर बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। सो जो आपका रेशियो होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये जितना लोअर हो उतना अच्छा है, ठीक है। इसको कैपिटल गियरिंग क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी रीजंस होते हैं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, एकदम सिंपल लाइन में आपको बताता हूँ कि ये क्या करता है, जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करता है। कैपिटल बाहर वालों का पैसा लेके हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा कमाते हैं। अब कैसे, कैपिटल गियरिंग मतलब पता है ना, गियरिंग क्या होता है, गियर, गाड़ीज में गियर होते हैं, गियर, जैसे जैसे आप गियर अपना बढ़ाते हो स्पीड बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज होता है एफिशिएंसी, उसी तरह कैपिटल की स्पीड भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, इसका यूज़ कहाँ होता है वो बताता हूँ। अब देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो का यूज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, एकदम इजी एग्जांपल है। आपको पता है कि आपकी बिजनेस, आपको पता है कि आपका जो बिजनेस है वो 20% का अर्निंग करता है, ठीक है, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस में ही कैपिटल गियरिंग वर्क होता है। लॉस वाला बिजनेस होगा तो कैपिटल गियरिंग वर्क नहीं करेगा। थोड़ा आपको एडिशनल ज्ञान दे रहा हूँ, सुन लो। आपको पता है कि आपकी बिजनेस 20% की इनकम अर्न करती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं कि आप खुद का पूरा 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दो, तो आपका जो 100 रुपीज़ का फंड है, आपके जेब में 100 रुपीज़ है और ये इक्विटी के फॉर्म में पूरा का पूरा आप क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। सेकेंड ऑप्शन क्या है पता है, कि आप ना ये 100 रुपीज़ खुद का पैसा इन्वेस्ट मत करो, जाओ बाहर वालों से 100 रुपीज़ लेके आओ, एंड बाहर वालों से जब 100 रुपीज़ लाओगे तो वो बोलेगा कि देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा 9% का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा हम करेंगे नहीं, या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी 9% का ऑन करेंगे। तो आप क्या करोगे, इस 100 का 9% विच इज़ नथिंग बट 9 रुपीज़, तो आपने 9 रुपीज़ पे किया इस फंड के बदले, एंड आप कितना कमा पा रहे हो, 20 रुपीज़। गॉट इट दिस थिंग। और ये जो 100 रुपीज़ का फंड है ये भी आपका बच गया, आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, किसी और बिजनेस में जो आपको लगता है उससे ज़्यादा रिटर्न अर्न करके देगा। तो इसको हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो, कि कैपिटल यूज़ किया और उससे अपने बिजनेस को और इंक्रीज किया। अब जो पूरा, अब फॉर एग्जांपल आपका जो धंधा है 20% की अर्निंग करता है ना, आपने 9 रुपीज़ पे कर दिया तो जो बच गया 11 रुपीज़, पता ही है 11 रुपीज़ किसको मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा 11 रुपीज़ इक्विटी वालों को मिल जाएगा। गॉट इट। और अगर अनदर सिनारियो, मैं अगर 100 रुपये बाहर से लाता ही नहीं तो ये 100 रुपये के ऊपर जो अर्निंग होती पूरा इक्विटी वालों के पास जाता एंड उनका फंड ब्लॉक हो जाता। तो अगर मुझे मेरा फंड ब्लॉक नहीं करना है और मुझे पता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो मैं बाहर वालों का पैसा यूज़ कर सकता हूँ, और उसको यूज़ करने के बदले मैंने एडिशनली ये 11 रुपीज़ अर्न कर लिया विदाउट यूजिंग माई ओन फंड, आई अर्न एडिशनल 11 रुपीज़ इन माई कंपनी। ये होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो का फ़ायदा, कैपिटल गियर करने का ये फ़ायदा होता है। लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, आप खुद के फंड लगा रहे नहीं हो, बाहर वालों के फंड लेके आ रहे हो, तो उसके इसमें आपको क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, बट ज़्यादा भी लेके नहीं रखना है। अगर 1 है आपका रेशियो, इक्विटी 1 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे कम का हमेशा बाहर वालों का फंड रखना चाहिए, ठीक है। तो ये फंड जितना भी लोअर होगा, जितना ये फंड लोअर होगा उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, ग्रेट होगा, गुड होगा, ठीक है। डन, तो ये चीज़ हो गई कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो। लोअर इज गुड, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये इसका फॉर्मूला होता है। फाइनली जो वैल्यू ऑफ शेयर आएगा, अब ये कैसे निकलेगा, ये जब हम लोग इस वाले पड़ाव तक आ जाएंगे, यानी जब हम लोग एक्सपेक्टेड तक आ जाएंगे, फिर मैं आपको ये वाला फॉर्मूला डिराइव करके बता दूंगा। ये ड्रिवेन चीज़ है, डोंट वरी, देख के डरना नहीं है, डिराइव करूंगा तो आपको खुद ही समझ जाएगा। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं एंड रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा, 2 टाइम्स इस क्वेश्चन को रीड करना, 2 टाइम्स। ठीक है, रीड इट। चलो पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड एज एट 31 मार्च वॉज एज अंडर। तो 31 मार्च को कैपिटल स्ट्रक्चर बता दिया कि इक्विटी शेयर कैपिटल जिसके ऊपर पेड अप है 100 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ की ईच वैल्यू है, 80 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% 40 लाख रुपीज़ का है, 12% का डिवेंचर है 64 लाख का, दिस रुपीज़ आर इन लैक्स, एंड जो रिजर्व का अमाउंट है विच इज़ नथिंग बट 32 लैक्स। फिर बोल रहा है जो सन लिमिटेड है वो अर्न कर रहा है प्रॉफिट ऑफ 32 लैक्स एनुअली
ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स विच वर्क आउट टू बी 35% एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो बिना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इनकम टैक्स डिडक्ट किए बिना द कंपनी इज अर्निंग 32 लाख रुपीज। देन जो नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी है सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%। तो नॉर्मली अगर आप किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 9.6% जो सिमिलर कंपनीज है उतना नॉर्मल रिटर्न तो मिल जाएगा। फिर ये 3 बातें बोली गई है, इसको ध्यान से देखना। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो कंडीशन है कि अगर आप किसी भी कंपनी का ये जो 9.6 वाला क्राइटेरिया है ना, 9.6 में तभी कंसीडर करूंगा, मतलब ये नॉर्मल रिटर्न तो कंसीडर करूंगा और मैं इतने पे तभी रुकूंगा अगर जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका जो फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड रेशियो है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स है, तो मैं बोलूँगा चलेगा 9.6% कोई बात नहीं चलेगा। एंड अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.75 है तो मैं भी उस केस में बोलूँगा चलो जो कंपनी है अगर उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड अगर उस कंपनी का ये वाला रेशियो 3 टाइम्स है एटलीस्ट और अगर ये वाला रेशियो 0.75 है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आई कैन बी इन्वेस्टेबल, तो मैं इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा। 9.6% का मेरा नॉर्मल रिटर्न होगा, ये उसका क्राइटेरिया है। एंड जो यील्ड निकालेंगे शेयर पे इट इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट उसका 50% लेंगे एंड 5% अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये दोनों को ऐड करके हम लोग यील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, जो भी सन लिमिटेड है हैज़ बिन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%। ठीक है, तो 8% का डिविडेंड वो पे करता है। एंड कंप्यूट करो वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग। अब ये जो दिया है ना ये आपको क्राइटेरिया दिया है, कौन सा क्राइटेरिया, प्रीमियम वाला क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्राइटेरिया क्या बोला देखो, 1% फॉर एवरी 1 टाइम डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो ये बोल रहा है आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो कितना आना चाहिए, 3। तो हमारे बदलाव ये बताओ अब इन्वेस्टर के लिए ये रेशियो इंक्रीज होगा तो प्रॉब्लम है कि डिक्रीज होगा तो प्रॉब्लम है। तो पहले आपको रेशियो का इंटरप्रिटेशन आना ही चाहिए कि रेशियो इंक्रीज में प्रॉब्लम है कि रेशियो डिक्रीज में प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला था अगर ये 3 टाइम्स है मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि आप 1 रुपीज़ का जो आपका फिक्स और इंटरेस्ट वाला जो इनकम फिक्स डिविडेंड और इंटरेस्ट का खर्चा जो जा रहा है उसके लिए कंपनी आप मिनिमम 3 रुपीज़ अर्न करो, ये उसका इंटरप्रिटेशन है। तो अगर कंपनी ने 3 रुपीज़ से कम अर्न किया तो प्रॉब्लम है ना। तो अगर 3 रुपीज़ से कम अर्न किया उस केस में हम प्रीमियम चार्ज करेंगे एडिशनल। और ये बोल रहा है प्रीमियम आपको कितना चार्ज करना है, जो भी डिफरेंस आएगा उसका 1% चार्ज करना, यानी पर डिफरेंस पे 1%। अब पर डिफरेंस कैसे होगा, लेट सपोज यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो 3 टाइम्स है एंड आपके आंसर से आ गया 2.76। ठीक है, आपने जो आंसर निकाला सॉल्व करके उसमें आ गया 2.76। तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस इज नथिंग बट 3 माइनस 2.76। कितना आंसर आ गया 0.24, यानी 0.24 का डिफरेंस है और इसी को 1% से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 1% को पूरा 1% ही रहने देना क्योंकि जो यील्ड निकलेगा वो परसेंटेज में ही निकलेगा। तो इट मीन 0.25% मैं मेरा प्रीमियम ऐड कर दूंगा क्योंकि इतने क्या बोला, जो भी डिफरेंस हो 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस। तो अगर 1 का डिफरेंस है उसका 1% हम लोग चार्ज करेंगे। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.24 का आ रहा है, दैट्स वाई 0.24 मल्टीप्लाई बाय 1%। कैलसी पे 1% प्रेस नहीं करना क्योंकि जो आंसर आने वाला है एक्सपेक्टेड वो परसेंटेज में होगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.24। और कैपिटल गियरिंग की बात करेंगे अभी, अगर हम लोग कैपिटल गियरिंग के लिए बोल रहा है कि जो भी डिफरेंस आएगा उसके बदले में 2%, यानी 1% 1 टाइम का अगर डिफरेंस होगा तो 2% चार्ज करेंगे। अब मुझे बताओ कैपिटल गियरिंग रेशियो में कब प्रॉब्लम आएगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो प्रॉब्लम है या फिर ये इंक्रीज होगा तो प्रॉब्लम है। तो सीधी सी बात है अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो कम आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, जब ये अनफेवरेबल कब होगा, जब ये इंक्रीज रहेगा उस कंपनी का। एंड लेट सपोज उस कंपनी का कैपिटल गियरिंग रेशियो आ गया 0.96, कितना आ गया 0.96। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, कितने से ये इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस निकालेंगे 0.96 माइनस 0.75, कितना आंसर आया 0.21, यानी जो डिफरेंस है विच इज 0.21 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2% को। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 टाइम ऑफ डिफरेंस के लिए वो कितना मांग रहा है 2%। तो हम लोग का डिफरेंस तो सिर्फ 0.21 है, तो हो जाएगा 0.21 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी यहाँ पे प्रीमियम कितना चार्ज करेंगे 0.42%। ठीक है, तो अब जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा वो पूरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या बन जाएगा 9.6 तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, प्लस 0.24% भी चार्ज करेंगे, प्लस 0.42% भी चार्ज करेंगे। तब जाके ये सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा 9.6
प्लस 0.24 प्लस 0.42 विच इज नथिंग बट 10.26। तो ये दिस विल बिकम योर एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, गॉट इट। इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने बस इस चीज का आपको इंटरप्रिटेशन करके बता दिया। चलो आगे बढ़ते, इस चीज को हटा देते, कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहले एक्चुअल यील्ड निकालेंगे। एक्चुअल यील्ड निकालने के बाद हम एक्सपेक्टेड पे आगे बढ़ेंगे। तो देखो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। वो भी तो निकालना पड़ेगा कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्या रहा, उसी को तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, ये जो 32 लाख की प्रॉफिट है, इसमें से हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी माइनस नहीं किया, 35% का टैक्स भी माइनस नहीं किया। तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 32 लाख। उसके ऊपर डिबेंचर इंटरेस्ट निकालेंगे, तो डिबेंचर का अमाउंट कितना था, 64 लाख। इस 64 लाख का क्या होगा, 12%। तो देखो 64 लाख का 12% विच इज़ नथिंग बट 76,800। तो विल डिडक्ट दिस अमाउंट 76,000, नॉट लाइक दिस 64 लाख ना, 64 लाख 12%, 7,68,000, सॉरी एक जीरो रह गया था। 7,68,000 इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब ये जो फॉर्मेट है आपने लेवरेज चैप्टर में सीए इंटर में पढ़ा होगा, बहुत ईजी होता है। सेल्स माइनस वेरिएबल, फिर मिलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स, फिर मिलेगा क्या, पीबीआईटी, उसको ईबीआईटी भी बोल लो, माइनस करो टैक्स इंटरेस्ट, फिर आएगा आपका पीबीटी, फिर टैक्स माइनस करो, फिर मिलेगा फिर मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, फिर आपको मिलेगा इतेश, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा रिटेन अर्निंग, या फिर उसको आप बोल लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो वही सेम फॉर्मेट है बट स्टार्ट हो रहा है पीबीआईटी से। पीबीटी क्या आएगा, दिस माइनस दिस करोगे, 24,32,000 आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर आप टैक्स माइनस करोगे 35% का, तो इसका 35% निकालेंगे तो 851,200। आफ्टर डिडक्टिंग दैट यू विल गेट योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 15,88,800। देन यू विल डिडक्ट योर प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आएगा, 40 लाख रुपीज़ अमाउंट, 40 लाख का 8% करेंगे, ठीक है। तो 40 लाख का 8% करोगे तो मिलेगा 3,20,000। दिस माइनस दिस करोगे तो 23 मिलेगा, कितना मिला, 12,60,800। ये मेरा आ गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब क्वेश्चन में बोला है कि 50% आप डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं बोला, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, क्वेश्चन में ये बोला था कि 8% का हम लोग रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं। अब 8% किसका निकालेंगे, तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है 80 लाख का 8% निकालेंगे, ठीक है। एक तरह से डिविडेंड मिलता है कैसा है, फेस वैल्यू जो होता है, फेस वैल्यू इज 100, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, डायरेक्टली होता है 100 का 8% लो, तो पर शेयर पे 8 रुपीज़ का डिविडेंड। फिर यहाँ पे हम लोग पर शेयर का वैल्यू निकालते हैं, 80 लाख है, एक की वैल्यू 100 है, सो 80 लाख डिवाइड बाई एक की वैल्यू 100 है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर आर 80,000। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 80,000 से, 8 मल्टीप्लाई बाई 80,000, 8 मल्टीप्लाई बाई 80,000 विच इज 6,40,000। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इस 80 लाख में 8% को मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सो 80 लाख मल्टीप्लाई बाई 8% विच इज 6,40,000, माइनस करोगे तो 6,28,00 ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रह चुका है, ठीक है। इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है कि जो भी यील्ड निकालना शेयर के ऊपर वो कैलकुलेट करना 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड वाला रेशियो लेना, एंड जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका सिर्फ आप 5% ही लेना, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा वही तो जाएगा इन्वेस्टर के हाथ में, है ना। डिविडेंड ही मिलेगा तो उसके हाथ में जो इनकम आया वो तो उसी को यील्ड समझेगा ना, और तो समझेगा नहीं। बट फिर भी उसने क्या बोला कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका हमें मतलब ये क्राइटेरिया क्वेश्चन में दी हुई होगी, और ये डिपेंड करता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वरी करता है। तो ये इन्वेस्टर क्या सोच रहा है कि मुझे यील्ड क्या मानना है, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको 50% का वेटेज दूंगा, और जो अनडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको 5% का वेटेज दूंगा। तो हम लोग बोलेंगे इस तरह से इनकम कितनी आएगी। सो कैलकुलेशन ऑफ यील्ड ऑन इक्विटी शेयर is calculated at 50% of profit distributed and 5% of undistributed profit। तो distributed profit कितना था, 6 लाख प्रॉफिट, 6,40,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड था 6,20,800। वो लिख दिया हम लोग ने, इसका 50% लिया, इसका 5% लिया, तो ये वाली अमाउंट आ जाएगी। दोनों को ही ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 351,040। ये अमाउंट कौन सा आ गया, जिसका इट इज नथिंग बट द इनकम, जो उन लोग ने क्राइटेरिया के हिसाब से बताया।
सो ये मेरा इनकम है, टोटल इक्विटी से डिवाइड करेंगे क्योंकि इक्विटी से इक्विटी का यील्ड निकाल रहे हैं। तो टोटल इक्विटी कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, टोटल इक्विटी कैपिटल इज 80 लाख रुपीज़। तो इसको डिवाइड करेंगे 80 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब आप इस सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.39%, या फिर आप इसको 4.388% भी कह सकते हो। गॉट इट। यहाँ तक हम लोग का क्या निकल गया, एक्चुअल यील्ड। ये जो यील्ड है ये कौन सा यील्ड है, दिस इज योर एक्चुअल यील्ड। एक बार जस्ट वीडियो पॉज करके आप चाहिए तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देख लो या फिर रीड कर लो बस, ठीक है। ये हो गया, ये वाला रीड कर लो, डन। अब हम लोग एक्सपेक्टेड की तरफ बढ़ेंगे। अब एक्सपेक्टेड में देख लो, एक्सपेक्टेड में सिंपल सी बात है, नॉर्मल रिटर्न निकालेंगे एंड प्रीमियम चार्ज करना है कि नहीं चार्ज करना है उसके लिए दो रेशियोज में निकालने पड़ेंगे। तो इसके दो रेशियोज निकालते हैं। पहला निकालते हैं इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। तो उसका फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर लिखा प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट, इतना हम लोग अर्न कर रहे हैं टू पे दिस करके, हाउ मच यू पे, डिबेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये सबका डिटेल कहाँ से मिलेगा, स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 158800, इंटरेस्ट कितना है 768, तो वो लिख दिया हम लोग ने 158800 76800, डिबेंचर के इंटरेस्ट 768,000 आ गया, एंड 3,20,000 इज प्रेफरेंस का डिविडेंड। ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, ठीक है। ये दोनों प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे ये आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 2.16 टाइम्स। अब इसका आंसर क्या आ रहा है 2.16 टाइम्स। इंटरप्रिटेशन क्या है, 1 रुपीज ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट आई विल बी अर्निंग 2.16, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको कितना अर्न करना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स अर्न करना है। यानी यहाँ पे शॉर्टेज है, तो जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लोग 1% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस में क्या बोल रहा है 1% मुझे चाहिए। तो यहाँ पे इसका प्रीमियम ऐड होगा, कितना ऐड होगा अभी हम लोग नीचे देखेंगे। फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो निकाल दें, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो इज नथिंग बट फिक्स कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कैपिटल। और वेरिएबल कैपिटल में इक्विटी भी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, पूरा इक्विटी का पोर्शन होता है। रिजर्व एंड सरप्लस ये सारी चीजें इक्विटी का ही पोर्शन होता है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा अच्छे से। तो फिक्स कैपिटल में क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, फिक्स कैपिटल इज नथिंग बट द 8% एंड 12% दीज आर फिक्स, एंड ये जो इक्विटी एंड रिजर्व है ये है मेरा वेरिएबल। सो 40 + 64 डिवाइड बाय 80 + 34, तो यही किया हम लोग ने, बस इसको एक्सपांड कर दिया। 40 + 64 डिवाइड बाई 80 + 32, इन दोनों को ऐड करेंगे ये मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये मिल जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर कितना आ रहा है 0.93 टाइम्स। अब कंपेयर करना है, क्वेश्चन में कितना बोला एटलीस्ट कितना होना चाहिए 0.75, बट यहाँ पे क्या हो गया 0.93 टाइम्स। बताओ ये इंक्रीज हो गया, तो क्या ये मेरे लिए बेटर है, नहीं, ये कम होना चाहिए था। अगर 0.75 उससे कम होता तो मैं प्रीमियम चार्ज नहीं करता, ये इंक्रीज हो रहा है इसके लिए मैं चार्ज करूँगा। अब आप यहाँ पे ये मत दिमाग लगाना कि एक जगह पे ये डिक्रीज हो रहा है तो भी हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, एक जगह पे ये इंक्रीज हो रहा है फिर भी हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो आपको इंक्रीज या डिक्रीज पे नहीं जाना है, आपको उस रेशियो का इंटेंशन पता होना चाहिए कि रेशियो क्या बोलना चाह रहा है, उसके बेसिस पे आप इंक्रीज और डिक्रीज पता करो, ठीक है। ये रेशियो कम हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, कंपनी जो क्राइटेरिया वो बोल रहा है एटलीस्ट 3 रुपीज अर्न करो, बट मैं अर्न कर रहा हूँ 2.16, प्रॉब्लम है नहीं, तो डिफरेंस है उसके लिए प्रीमियम चार्ज करेगा। यहाँ पे बोल रहा है एटलीस्ट 0.75 ही होना चाहिए। अगर आपका 1 रुपीज़ इक्विटी में इन्वेस्टेड है तो आप फंड बाहर से सिर्फ 0.75 लो, बट ये लोग ने कितना लेके रखा है 0.93 का, जो अगेन एक प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। तो जो डिफरेंस होगा उसके लिए मैं क्या चार्ज करूँगा, प्रीमियम चार्ज करूँगा। तो अब यील्ड निकालते हैं, तो यील्ड में देखो एकदम वही बातें लिखी गई है कि जो इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड कवरेज है वो 2.16 टाइम्स है, बट जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो कितना है 3 टाइम्स होना चाहिए। एंड देयरफॉर द रिस्क प्रीमियम इज एडेड टू शन लिमिटेड एट रेट 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस। तो 3 होना चाहिए, 2.16 है तो इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो 0.84 आएगा, ठीक है। उसको 1% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.84% आ गया, ये मेरा एक प्रीमियम हो गया। सेकेंड कैपिटल गियरिंग रेशियो में भी जो लिमिटेड है वो 0.93 है, बट जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 0.75 टाइम्स है। एंड देयरफॉर जो रिस्क प्रीमियम ऐड होगा वो 2% बोला है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे विच इज 0.18। अब देखो दिस माइनस दिस करोगे आपका -0.18 आएगा, ठीक है। बट आपको वैसा कुछ नहीं करना, आप बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलर नंबर ही करो। ये चीज़ को ना यहाँ से कट करो, ठीक है, क्योंकि ये गलत इंटेंशन पे जा रहा है। लेट मी राइट लाइक दिस 0.93 0.75
मॉड्यूल का आपका आंसर है, चलेगा 0.18 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो ये आ जाएगा 0.36%। तो इतना प्रीमियम हम लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो टोटल जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाला, नॉर्मल कितना बोला था क्वेश्चन में 9.6, तो एक तो हम लोग वो ले लेंगे 9.6, फिर दूसरा करेंगे रिस्क प्रीमियम, वो हो जाएगा 0.84, एंड तीसरा हो जाएगा रिस्क प्रीमियम फॉर दिस विच इज 0.36। टोटल एक्सपेक्टेड प्रीमियम कितना आ गया 10.80%। सो दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रीमियम, और आई कैन से एक्सपेक्टेड यील्ड, ये आपका एक्सपेक्टेड यील्ड आ गया। ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टूड, यस। क्या करना है, जस्ट एक बार इसका वीडियो पॉज करके ये वाली चीज़ें बस रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, डन, ये वाला चीज हो गया, डन। चलो अब डिस्कशन नोट्स पे आ जाओ। देखो जो एक्चुअल यील्ड है, एक्सपेक्टेड से बात करते हैं, जो एक्सपेक्टेड यील्ड है और यहाँ पे एक्चुअल यील्ड है, ठीक है। एक्सपेक्टेड यील्ड इज नथिंग बट 10.80, कितना है 10.80, तो हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड यील्ड इज 10.80। इट मीन्स व्हाट, सामने वाली कंपनी बोल रही है कि 100 रुपीज़ अगर देना है, ठीक है, अगर आप 100 रुपीज़ दोगे ना, तो एज पर द इन्वेस्टर इवैल्यूएशन ऑल दिस, क्योंकि कंपनी तो मुझसे 100 रुपीज़ ही आके मांगेगी जब वो कंपनी शेयर करेगी मार्केट पे इशू, जब कंपनी मार्केट पे इशू करेगी शेयर्स, तो वो तो बोलेगी 100 रुपीज़ जो फेस वैल्यू आप उतना ही पैसा दो। तो इस हिसाब से इन्वेस्टर ने एक्सपेक्ट किया, ठीक है, अगर उसके हिसाब से अगर आप 100 रुपीज़ मांग रहे हो तो आपको हमें, यह हमारा एक्सपेक्टेशन बिल्ड होगा, नॉर्मल रिटर्न प्लस प्रीमियम। बट आप देखो कंपनी एक्चुअली अर्न कितना कर रही है, कंपनी एक्चुअली कर रही है अर्न 4.39, ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग क्राइटेरिया, जो एक्चुअल यील्ड का क्राइटेरिया क्वेश्चन में डिफाइंड है उसके हिसाब से कंपनी इज एक्चुअली अर्निंग 4.39% ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, ओके, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर्स, वो क्राइटेरिया के बेस पे हमको जज करना है। तो जो यील्ड है कंपनी का वो कितना है 4.39। तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा, देखो कंपनी आप हमसे 100 रुपीज़ मांग रहे हो, ठीक है, उसके बदले में इंडस्ट्री के हिसाब से यू हैव टू गिव अस 10.80%, बट कंपनी एक्चुअली यू आर अर्निंग ओनली 4.39%, तो वी कांट गिव यू टू मच अमाउंट, वी कांट गिव यू 100 रुपीज़ फुल बिकॉज यू आर अर्निंग लेस, आप बहुत कम अर्न कर रहे हो। तो उस हिसाब से ये हम आपको कितना पैसा दे सकते हैं, ये इन्वेस्टर बोल रहा है, ठीक है। ये वाला कोटेशन किसने रखा, इंडस्ट्री ने ही रखा। ये इंडस्ट्री मतलब कंपनी आके कितना मांग रही है 100, तो हम लोग ने बोला ठीक है रुको इंडस्ट्री में चेक करने दो। इंडस्ट्री में चेक करके पता चला कि 10.8% का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, बट फिर हम लोग ने बोला ठीक है कंपनी कितना अर्न कर रही है 4.39, तो उसको 100 तो पूरा दे नहीं सकते, तो कितना दे सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4.39 डिवाइड बाय 10.80 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करो, 4.39 डिवाइड बाय 10.8 मल्टीप्लाई बाय 100, हम कंपनी को दे सकते हैं 40.65 रुपीज़ बस, क्योंकि कंपनी यू आर अर्निंग एक्चुअली नथिंग बट 4.39, तो फॉर दैट द इक्विवेलेंट अमाउंट इज दिस, उस चीज़ के लिए इक्विवेलेंट अमाउंट यही है, हम आपको इतना ही पैसा दे सकते हैं। एंड दिस 40.65 इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आया कैसे, तो जो 4.35 था 39 वो एक्चुअल यील्ड था, दिस इज योर एक्सपेक्टेड यील्ड, और ये 100 रुपीज़ क्या है पेड अप वैल्यू, कंपनी बोल रही है इतना पैसा पेड अप वैल्यू में दे दो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पहले हो चुका है, अब कंपनी न्यू इन्वेस्टर्स के पास जा रही है, तो न्यू इन्वेस्टर बोल रहे हैं हम आपको 40.65 से ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यील्ड इट इज़ ओनली वैलिड दिस मच अमाउंट इज। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला क्या बना दिया, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप देखोगे एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, दैट्स इट। एंड वैल्यू ऑफ शेयर आपको फॉर्मूले में क्या ही जाना है, ये मैंने निकाल के यहाँ पे बता दिया, विच इज़ 40.65, विच इज़ 40.65। बहुत से लोग इस फॉर्मूले को ना मगअप करते हैं, बहुत से लोग। when I saw this question, when I solved this question during my time, I used to at first time मैंने भी इस क्वेश्चन को मगअप ही किया था, मैंने इस फॉर्मूले को ही मगअप किया,
तो बोला ऐसा कैसा फॉर्मूला है कि एक्चुअल यील्ड ऊपर लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड यील्ड नीचे लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय पेड अप, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। और फिर मैंने डिस्कवरी किया, समवेयर अराउंड हाफ एन आवर चला गया, हाफ एन आवर गया था मतलब कि क्यों कर रहे हैं। मैंने बहुतों से पूछा, जिस लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था मैंने सबसे पूछा, अरे ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ बता दे यार। सब बोलते थे अरे क्या इतना दिमाग लगाना है, रट्टा मार लेना हो जाएगा, क्यों इतना दिमाग लगाना, बस इतना याद रख, एक्चुअल ऊपर रखना है, एक्सपेक्टेड नीचे रखना है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन नीचे, एक्चुअल ऊपर। लोगों की रियलिटी अलग क्या आती है, लोग मेरे को ऐसे याद दिलाते हैं, देख एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, एक्चुअल में कुछ भी हो चलेगा, बट तो एग्जाम में इसका उल्टा कर देना, एक्चुअल ऊपर रखना, एक्सपेक्टेशन नीचे रखना, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू करना। हो गया ना याद, हाँ चल याद हो गया। और बोला ठीक है याद तो हो गया, बट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। अब आपको भी इससे याद हो गया होगा कि एक्चुअल ऊपर है, एक्सपेक्टेशन नीचे है, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, बट ठीक है, इट्स माई वर्क, सो आई एम जस्ट गेटिंग यू टू। चलो एक बार आंसर मैच करा देता हूँ, लेट मी जस्ट मैच द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट बना है, दिस इज योर स्टेटमेंट, वाई दे बिल्ड द स्टेटमेंट जस्ट टू कैलकुलेट दिस अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये लोग ने एक साथ कर दिया, बट आई डिड डिफरेंटली, डोंट वरी अबाउट इट। देन 1.91 योर 1.91 दिस रेशियो, 2.16 दिस रेशियो। ये जो 1.91 दिया है ना, ये क्या दिया मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार इन लोगों ने क्या किया है, जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो नेट ऑफ टैक्स ले लिया है। तो जब आप डिबेंचर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स लोगे, और देखो नीचे लोग ने सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट ही लिखा, अगर आप डिबेंचर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स लोगे तो आपका ये अमाउंट आएगा। ये अमाउंट कैसा है, 499,200। दिस अमाउंट इज नथिंग बट, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट है 768,000। और इसको अगर आपको आफ्टर टैक्स बनाना है तो आप इसको 1 माइनस टैक्स कर दो, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे टैक्स इन डेसिमल, तो दिस विल बी 0.65, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस 768,000 मल्टीप्लाई बाय 0.65, तो योर आंसर इज 499,200। तो वही यहाँ पे आ गया 499,200। बट जब इन लोगों ने नीचे सॉल्व किया तो इन लोगों ने ये वाला रेशियो ही कंसीडर किया है, देखो कहाँ है 2.16, ठीक है। तो ये वाला आप मत अप्लाई करना, इट इज़ ओनली अल्टरनेट, लीव इट करके। फिर आगे बढ़ते हैं, योर नेक्स्ट आंसर इज 2.16 टाइम्स हो गया, फिर कैपिटल गियरिंग इज 0.93, तो देखो 0.93 हो गया। वो होने के बाद लेट अस टॉक ऑन द यील्ड, फिर इन लोगों ने यील्ड निकाला है, यील्ड इज 4.39, तो योर यील्ड इज 4.39, ठीक है, एंड एट लास्ट देन योर आंसर विल बी 40.65। तो ये तो सेम एज इट इज़ वही है, एंड योर 40.65, ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूट को देखोगे तो कैसे करता है पता, देखो कंफ्यूजिंग, पहले ये बनाया, फिर उसने दो रेशियोज कैलकुलेट किए, फिर ये निकाल रहा है एक्चुअल यील्ड, फिर निकाल रहा है एक्सपेक्टेड यील्ड। व्हाट आई डिड, आई मेक इट सिंप्लीफाइड। हाउ आई मेक इट सिंप्लीफाइड, मैंने बोला पहले एक्चुअल वाला काम कर लेते हैं ना, स्टेटमेंट बना लो, पहले एक्चुअल यील्ड निकाल लो, एक काम खत्म हो गया। फिर एक्सपेक्टेशन वाली जो चीज़ है वो निकाल लो, एक्सपेक्टेड यील्ड निकाल लो, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो और आंसर निकाल लो, खत्म, आ गया, सिंपल, ठीक है। क्या करना है, वीडियो पॉज करके लिखना चालू करना है इसको, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग दिस थिंग बाय पॉजिंग योर वीडियो, डन। ये वाला लिख लो, ये भी हो गया, दिस वन, फिर एंड देन दिस, ये पूरा लिखना है, एंड बाद में ये, ठीक है, डन हो गया। लाइक द वीडियो इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप किसी दोस्तों से भी पूछोगे तो वन टाइम में आपको चीज़ें इसमें फटाफट क्लिक नहीं होगी, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको चीज़ें वन टाइम में क्लिक हो जाए। और आप एक बार अगर इसको लिख लिए हो तो अब आपके अंडरस्टैंडिंग में आ चुका है, डोंट वरी अबाउट इट। फॉर्मूला भी शायद आपको रट्टा हो चुका होगा लास्ट पे, एक्चुअल ऊपर, एक्सपेक्टेड नीचे, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।